हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 15। बनारस मुरारी का घर। अपने कमरे में बैठा मुन्ना इंटरनेट पर बेंगलोर के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। लैपटॉप के सामने बैठे हुए मुन्ना को ध्यान ही नहीं रहा कि कब रात के 8 बज चुके हैं। मुन्ना इत्मीनान से अपने काम में लगा हुआ था, तभी दरवाजे पर खड़े कृष्णा ने कहा, मुन्ना भैया, आपको नीचे खाने पर बुला रहे हैं। हाँ, आप चलिए, हम आते हैं, मुन्ना ने स्क्रीन पर नजर जमाए हुए कहा। कृष्णा वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुन्ना भी नीचे चला आया। मुन्ना आकर खाना खाने बैठा और देखा टेबल पर सिर्फ एक ही प्लेट थी। माँ, पापा कहाँ हैं? क्या आज वो खाना नहीं खाएंगे? मुन्ना ने सामने बैठी अनु से पूछा। नहीं, मुरारी शिवम जीजू के साथ सारनाथ में है, अपने नए काम के सिलसिले में। तुम खाना शुरू करो, मैं कृष्णा से कहकर तुम्हारे लिए गरम चपाती भिजवाती हूँ, अनु ने उठते हुए कहा और किचन की ओर चली गई। मुन्ना ने खाना शुरू किया। आज अकेले बैठकर खाना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, साथ ही वह वंश को भी मिस कर रहा था। मुन्ना ने अपने फोन में वंश का नंबर डायल किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। रिंग जाती रही लेकिन वंश ने फोन नहीं उठाया। मुन्ना समझ गया कि वंश कहीं ना कहीं बिजी है। उसने फोन बंद करके साइड में रख दिया। वंश के बारे में सोचते हुए मुन्ना खाना खा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अकेले बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता ना? मुन्ना ने अपने बगल में देखा तो आंखें हैरानी से फैल गई। गौरी उसके बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। मुन्ना तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। मुन्ना को खामोश देखकर गौरी ने कहा, वैसे कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं रहूंगी तुम्हें कंपनी देने के लिए। कंपनी क्या, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खाना खिला दिया करूंगी। वैसे भी अपनी लवर और अपनी वाइफ के हाथ से खाना खाने का अलग ही मजा होता है ना। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं। हे, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम थोड़ा शॉक हो गए हो, है ना? या तुम मेरी खूबसूरती देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल गए हो? हाँ, बोलो बोलो, ऐसा ही है ना? गौरी की बातें सुनकर मुन्ना और ज्यादा हैरान रह गया। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि गौरी उसके सामने है, बनारस में है। मुन्ना ने जैसे ही गौरी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, गौरी हवा में जैसे गायब हो गई। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आया ये अचानक से उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना सर झटका और खुद से कहा, लगता है हम गौरी को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हैं। तभी हमें उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। क्या उसे भी ऐसा कुछ महसूस होता होगा? वैसे आज वो है कहाँ? दोपहर बाद से ना उसने हमें कोई मैसेज किया, ना ही कोई कॉल। तुम्हें इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए गौरी शर्मा कि तुम हमें एक फोन भी ना कर पाओ। मुन्ना, क्या हुआ? ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो? अनु ने मुन्ना की प्लेट में रोटी रखते हुए कहा तो मुन्ना की तंद्रा टूटी। कुछ नहीं माँ, वो कुछ दिन बाद बेंगलोर जाना है ना, तो बस उसी के बारे में सोच रहे थे, मुन्ना ने कहा। अनु ने मुन्ना के बेंगलोर जाने के बारे में सुना तो उदास हो गई और उसके बगल में आ बैठी। अनु एकटक मुन्ना को देखती रही। मुन्ना ने अनु को अपनी ओर देखते पाया तो कहा, क्या हुआ माँ? मुन्ना, बेंगलोर जाना जरूरी है क्या? I mean, तुम यहाँ बनारस में रहकर भी एक अच्छी जॉब कर सकते हो ना बेटा, अनु ने कहा तो मुन्ना उसकी ओर देखने लगा। अनु नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी आंखों से दूर जाए। हम तो खुद को भी बनारस छोड़कर जाना नहीं चाहते माँ, लेकिन पापा ने कहा है तो। कहते कहते मुन्ना चुप हो गया। पापा ने कहा है तो क्या कुएं में कूद जाओगे? अनु ने चिढ़कर कहा। अगर पापा ने कहा है तो हाँ, मुन्ना ने बिना किसी भाव के कहा तो अनु प्यार से उसका चेहरा देखने लगी और उसका गाल छूकर कहा, ओ मुन्ना, तुम अपने पापा से कितना प्यार करते हो। माँ, हर बेटा अपने पिता से शायद इतना ही प्यार करता है, बस कभी कह नहीं पाता। और जब से पापा ने अपनी कुर्सी छोड़ी है तब से हमने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है और तब हमें समझ आया कि पापा के तौर तरीके भले ही गलत हो लेकिन वो सही हैं।
और पता है माँ, अब हम पापा को पहले से बेहतर समझने लगे हैं, मुन्ना ने कहा। समझ गई, अनु ने कहा। क्या? मुन्ना ने पूछा। यही कि तुम बेंगलोर जरूर जाओगे क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा है, सही है ना? अनु ने कहा। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराया और खाना खाने लगा और अनु वहीं उसके पास बैठकर बेंगलोर जाने से पहले उसे नसीहतें देने लगी। इंदौर, नंदिता का घर। स्कूटी तेजी से चली आ रही थी और रुकने के बजाय सीधा आकर नंदिता के घर के बाहर रखे गमलों से जा टकराई और साथ ही आसपास पड़े छोटे गमलों को भी उसने कुचल डाला। नंदिता अपने किचन में काम कर रही थी। शोर सुनकर वह जल्दी से बाहर आई। जब उसने अपने पसंदीदा गमलों का ये हाल देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। नंदिता को वहां देखकर गौरी घबरा गई, लेकिन इतनी जल्दी गौरी अपनी गलती मान ली, ये भला कैसे हो सकता है? गौरी ने अपनी स्कूटी को साइड लगाया और नंदिता के पास आकर गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहा, ओ मॉम, इस तरह बीच रास्ते में गमले कौन रखता है? वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम पर ब्रेक लगा दिया, वरना इन गमलों ने तो मुझे मार ही देना था। गौरी की बात सुनकर नंदिता हक्की बक्की सी उसे देखने लगी। अपनी मम्मी को शौक देखकर गौरी ने कहा, क्या हुआ है आपको? और आप इस तरह घर से बाहर क्या कर रही हैं? अंदर चलिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी अंदर चली आई। नंदिता भी होश में आई और गुस्से से गौरी के पीछे आते हुए कहा, गौरी, गौरी! क्या हुआ मॉम? गौरी ने हॉल में आकर पलटते हुए कहा, ये सब क्या है? नंदिता ने गौरी को घूरते हुए कहा, क्या मॉम? ओह अच्छा, आप अपने गमलों को लेकर बोल रही थी। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कल दूसरे ले आऊंगी आपके लिए, और नए गमले भी, आई प्रॉमिस। प्लीज अब मुझे खाना दे दीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। गौरी ने कहा, मैं गमलों की नहीं तुम्हारी बात कर रही हूं। नंदिता ने इस बार भी गुस्से से कहा, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। गौरी ने खुद को देखते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये बिना बताए घर से बाहर रहना, देर से घर आना, ये सब क्या है? क्या मानवेंद्र जी को इन सब के बारे में पता है? नंदिता ने कहा, मान को इस बारे में क्यों बताना, और उसे मेरे बाहर घूमने से क्या प्रॉब्लम होगी? गौरी ने कहा, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने किसे पसंद किया है। नंदिता कहते हुए किचन की ओर चली गई। मॉम, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी मॉम होकर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाउ रूड! गौरी ने किचन की तरफ आते हुए कहा, इसमें इतना शौक होने की बात नहीं है मिस गौरी। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और वहां जाकर तुम मेरा नाम खराब करने वाली हो बस। नंदिता ने कहा, ओ मॉम, देखना एक दिन आप अपनी बेटी पर प्राउड करोगी। गौरी ने कहा, आई होप वो दिन जल्दी आए। नंदिता ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। गौरी भी हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की तरफ चली गई। मुंबई, नवीन का घर। गेस्ट रूम के बिस्तर पर वंश गहरी नींद में सो रहा था। डोरबेल की लगातार आती आवाज से वंश की नींद टूटी। उसने तकिया उठाया और अपने कानों पर रख लिया, लेकिन डोरबेल की आवाज अभी भी आ रही थी। वंश चिढ़ गया। उसने तकिया फेंका और बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। वंश ने देखा शाम के 7 बज रहे थे। वंश ने हॉल की लाइट जलाई। वंश ने हॉल किचन में देखा, लेकिन नवीन और मेघना दोनों ही वहां नहीं थे। उन्हें वहां ना पाकर वंश खुद में ही बड़बड़ाया, लगता है अंकल आंटी आ गए होंगे। वंश दरवाजे के पास चला आया। उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखा था। सोने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। होठ सुर्ख लाल और आंखों में नींद अब भी थी। वंश दरवाजे पर ही खड़ा था, तभी डोरबेल फिर बजी। वंश ने दरवाजा खोला। सामने नवीन और मेघना नहीं बल्कि निशी खड़ी थी। निशी को सामने देखकर वंश की नींद एकदम से उड़ गई, लेकिन निशी ने अभी तक वंश को देखा नहीं था, बल्कि वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। और उसने कहा, मॉम, आपको दरवाजा खोलने में इतना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए निशी ने एकदम से सामने देखा और वंश को देखकर चिल्ला उठी, व्हाट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वंश ने भी उलझन भरे स्वर में कहा, जबकि वह भूल गया था कि यह घर निशी के पापा का ही था। निशी ने सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने लगभग वंश को घूरते हुए कहा,
एक्सक्यूज मी, ये घर मेरे डैड का है और तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? बेचारा वंश निशी के एकदम करीब आ जाने से कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह एक टक निशी के गुस्से से भरे चेहरे को देखे जा रहा था। वंश को खामोश देखकर निशी ने उसे साइड किया और अंदर चली आई। मम्मा, पापा, कहाँ हैं आप लोग? निशी ने आवाज लगाई, लेकिन घर में उसके और वंश के अलावा कोई नहीं था। वंश ने मेन डोर बंद किया और हॉल में चला आया। वंश के मुंबई आने से निशी खुश थी, लेकिन वह अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने देना नहीं चाहती थी। इसलिए गुस्से से वंश की तरफ पलटी और कहा, मॉम डैड कहाँ है? वो किसी से मिलने बाहर गए हैं शायद, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, वंश ने सहजता से कहा। निशी ने सुना तो उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। इसलिए उसने वंश से कहा, अपना फोन दो। वाई? वंश ने पूछा। मैंने कहा ना अपना फोन दो, निशी ने चिढ़कर कहा। मैं अजनबियों को अपना फोन नहीं देता, वंश ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। अजनबी? क्या मैं अजनबी हूं? निशी ने वंश के सामने आकर पूछा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो बिहेव किया है उस हिसाब से दोस्त भी कहाँ हैं हम? और मुझे बताओ, तुम मुझसे इतना सड़ क्यों रही हो? मुझे लगा मुझे यहाँ देखकर तुम खुश हो जाओगी और खुशी से मुझे खुश हो जाओगी। कहते कहते वंश रुक गया और आखिरी शब्द बड़ी मासूमियत से कहे। निशी ने सुना तो उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसे वो सुबह याद आ गई जब वो बनारस से वापस आ रही थी और वंश उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक नहीं आया था। वो याद आते ही निशी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, अच्छा, मुझे खुश होना चाहिए। तुम क्या किसी रियासत के राजकुमार हो या प्रिंस चार्मिंग हो जिसके आने से मैं फूली ना समाऊं? प्रिंस चार्मिंग तो नहीं हूं, पर तुम कहो तो बन सकता हूं, वंश ने निशी के करीब आकर बड़े ही प्यार से कहा, जिससे निशी का दिल धड़क उठा और उसने वंश को पीछे धकेलकर कहा, ओह प्लीज, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस मिस निशी, मैं पहले से स्मार्ट हूँ, मुझे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वंश ने कहा और मुंह धोने वॉश बेसिन की तरफ चला गया। निशी का दिल तो किया अभी के अभी टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठाए और वंश का सर फोड़ दे। उसने लगभग वो पॉट उठा भी लिया था, लेकिन वंश का सर फोड़ सके इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। वंश ने मुंह धोया और जैसे ही पलटा, निशी के हाथ में पॉट देखकर कहा, कहीं तुम मुझे इससे मारने का तो नहीं सोच रही? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये एक बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। और निशी ने वंश की पूरी बात सुने बिना ही पोट को टेबल पर रखा और वहां से अपने कमरे में चली गई। वंश ने उसे जाते हुए देखा और बड़बड़ाया, तुम्हें जेल हो जाएगी और फिर तुम 4 दीवारी में रहना पड़ेगा। वैसे छिपकलियों को और चाहिए भी क्या, उनके लिए तो 4 दीवारें काफी होती है। सही में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। हाँ, बेचारी निशी, नहीं बेचारी नहीं, छिपकली निशी। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वंश जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते सोफे पर जा गिरा। निशी कमरे से निकलकर बाहर आई। उसने नीचे हॉल में वंश को जोर जोर से हंसते देखा और वापस अंदर चली गई। अंदर आकर निशी खुशी से उछली। वंश मुंबई वापस आ गया है, इसकी खुशी वंश के सामने जाहिर न करके निशी अकेले में अपने कमरे में जाहिर कर रही थी। वह कभी बिस्तर, कभी सोफे तो कभी कारपेट पर उछल रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए। उसने ट्राउजर और टी शर्ट पहना और नीचे चली आई। वंश सोफे पर पड़े पड़े अपना फोन चला रहा था। तभी निशी किचन में चली गई। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी। वंश ने किचन में खटपट सुनी तो वह किचन की तरफ आया और दरवाजे पर ही रुक गया। निशी ने देखा किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। परेशान होकर निशी ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वंश ने वहां खड़े होकर कहा, क्या 1 कप कॉफी मिल सकती है? वंश ने कहा। निशी मुस्कुराई और फिर मुंह बनाते हुए कहा, भगवान ने हाथ दिए हैं ना, खुद बना लो। निशी ने किचन में रखे फलों में से एक सेब उठाया और लेकर बाहर चली आई।
बेचारा वंश, जिसने अपने घर में कभी पानी तक नहीं उबाला, वो भला कॉफी क्या बनाता। वंश वहीं खड़े दरवाजे पर सोचता रहा। तभी हॉल में बैठी निशी ने कहा, अच्छी शक्ल से सिर्फ फिल्मों में काम मिल सकता है, कॉफी नहीं, वो तो बनाकर ही पीनी पड़ती है। वैसे क्या मैं हेल्प कर दूं? नो थैंक यू। और किसने कहा मुझे कॉफी बनानी नहीं आती? कहते हुए वंश किचन की ओर चला गया। उसने जैसे तैसे करके कॉफी बनाई और वह थोड़ी ज्यादा ही बन गई। वंश ने बहुत मेहनत की थी उस कॉफी को बनाने में। उसने उन्हें 2 कप में छाना और लेकर बाहर आ गया। उसने एक कप अपने हाथ में रखा और दूसरी निशी की तरफ बढ़ा दी। निशी ने देखा तो उसे हैरानी हुई और उसने कहा, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? तुम्हें क्या मैं ऐसा लड़का लगता हूं? वंश ने चिढ़कर कहा। निशी ने जैसे ही कप लेना चाहा, वंश ने कप पीछे करते हुए कहा, मैं अजनबियों को कॉफी नहीं पिलाता। हाँ? निशी ने हैरानी से कहा। वंश और निशी के बीच आगे कुछ बात होती इससे पहले ही डोरबेल बजी। वंश ने जाकर दरवाजा खोला। सामने नवीन और मेघना खड़े थे। दोनों अंदर आए और सीधा हॉल में चले आए। वंश जो कॉफी निशी के लिए लाया था वह उसने नवीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल आपके लिए कॉफी भी बनाई है, पीकर बताइए कैसी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। क्या बात है, जरा मैं चक्कर देखूं। कहते हुए नवीन ने एक घूंट भरा। वंश, निशी और मेघना तीनों नवीन के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। नवीन ने जैसे तैसे करके उस घूंट को निगला और वंश की तरफ देखकर कहा, वंश। जी अंकल, मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? नवीन ने कहा। हाँ अंकल, कहिए ना, वंश ने खुश होकर कहा। नवीन ने वंश की तरफ देखा और कहा, वादा करो आज के बाद तुम कभी कॉफी नहीं बनाओगे। नवीन ने जैसे ही कहा, निशी और मेघना दबी हंसी हंसने लगी और बेचारा वंश कुछ समझ नहीं पाया। वो तो जब उसने खुद एक घूंट भरा और उसका मुंह बना तब उसे एहसास हुआ कि उसने कॉफी क्यों नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 15। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर। बाय बाय।